हेलो दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम संडे स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रीवियस पेपर में जो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 कैटेगरी नंबर 14 अपर डिविजनल क्लर्क जो कि फील्ड कैडर की भर्ती थी यूएचबीएन डीएचबीएन एचवीपीएनएल डिपार्टमेंट में। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी कॉमर्स से रिलेटेड पूछे गए थे उनको हम दो पार्ट में पूरा करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which part of trading and profit and loss account should be included in debit column? व्यापार और लाभ हानि खाते का कौन सा हिस्सा डेबिट कॉलम में शामिल किया जाता है? परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन रिसीव। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो परचेज है उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट वाली साइड शो किया जाता है। सेल है उसे क्रेडिट वाली साइड शो किया जाता है। क्लोजिंग है तो उसे क्रेडिट वाली साइड शो किया जाता है। कमीशन रिसीव्ड है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट वाली साइड शो किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यापार और लाभ हानि खाते में डेबिट कॉलम में कौन किसे लिखा जाता है। इसमें तो इसमें परचेज को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which expense is paid in advance in the normal course of business operation? व्यापार संचालन में सामान्य कौन सा खर्च अग्रिम में भुगतान किया जाता है? रेंट ऑन बिल्डिंग, सैलरी, पोस्ट पेड या प्रीपेड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड का होगा एनी एक्सपेंस दैट पेड इन एडवांस, अर्थात ऐसा खर्चा जो कोई हमने एडवांस में भुगतान कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है वो बिजनेस के लिए एक तरह की एसेट्स होती है, इसे बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड, और जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट ऑप्शन प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। विच एंट्री टू बी पास इन पास इफ राहुल परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1,00,000 एंड मेड द पेमेंट बाय चेक। क्या एंट्री पास आउट करोगे जब राहुल ने 1,00,000 रुपए का जो फर्नीचर है वो नगद चेक से खरीदा है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, परचेज टू बैंक, परचेज टू कैश, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू बैंक। तो अगर फर्नीचर खरीदा जाता है बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू तो उसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री में जो रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट वट कम एंड क्रेडिट वट को ये लागू होगा। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो इसे डेबिट एंड बैंक हमारे से जा रहा है, अर्थात क्या बैंक से रुपए जा रहे हैं तो इसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। राइट ऑप्शन डी ही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54, विच फॉर्मूला शुड बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अर्थात बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक। तो इन सभी ऑप्शन में से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमेशा इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन दिए है वो ये हो जाएगा राइट। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया बट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो सेकंड फॉर्मूला है वो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55,
विच फॉर्मूला शुड बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इनमें से किस फॉर्मूले का यूज करेंगे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसके अंदर हम अदर इनकम जो भी हमारे पास है उनको ऐड कर देते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर लेस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट हो जाएगा, अर्थात जब ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, which entry should be passed in the book of account for closing of item of expense, losses etc, खर्चे नुकसान आदि को बंद करने के लिए खातों में कौन सी प्रविष्टि पारित की जाएगी, अर्थात जो खर्चे हैं या नुकसान है उनके खाते क्लोज करने के लिए हम कौन सी एंट्री पास आउट करेंगे। तो इसकी जो एंट्री होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्सपेंस टू लॉसेज हो जाएगी, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट टू लॉस अकाउंट है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस लिखेंगे तो उसे डेबिट वाली साइड और लॉसेज लिखेंगे तो उसे डेबिट वाली साइड में लिखा जाता है। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस और टू लॉसेज, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हाउ मेनी बेसिक रिक्वायरमेंट एग्री फॉर ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के लिए कितनी बुनियादी आवश्यकता मौजूद है, अर्थात कितनी बुनियादी आवश्यकता हमें चाहिए, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हमें 2 जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। तो फर्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क और सेकंड है अकाउंटिंग स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क। ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ये संगठन के ऑपरेटिंग वातावरण के अनुसार बनाई गई एक अच्छी तरह से परिभाषित ऑपरेटिंग प्रक्रिया है। क्या लेखांकन ढांचा, इसमें लेखांकन की सिद्धांत समूहीकरण और कोडिंग संरचना शामिल की जाती है। किसी भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए 2 जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जरूरत होगी, ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क और लेखांकन ढांचा। क्वेश्चन नंबर 58, विच एंट्री शुड बी पास्ड फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिलने वाले किराए के लिए कौन सी एंट्री की जाएगी। तो जब भी हमें रेंट एडवांस में मिलता है तो उसकी जो एंट्री होती है वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस है क्योंकि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में की जाएगी। इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एक्टिविटी इज नॉट कवर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि के दायरे में नहीं आती। ये जो हमारे पास एक्टिविटी दे रखी है इनमें से कौन सी एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको करने से हमें अर्निंग होती है या धन की प्राप्ति होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो ट्रेडिंग ऑन गुड्स, प्रोफेशन, सोशल सर्विसेज, प्रोडक्शन, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ट्रेडिंग ऑन गुड्स से हमें इकोनॉमिक अर्थात धन की प्राप्ति होती है, प्रोफेशन से धन की प्राप्ति होती है, प्रोडक्शन से भी धन की प्राप्ति होती है, बट सोशल सर्विसेज से हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सोशल वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, विच एक्टिविटी इज नॉट कवर अंडर बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कौन सी एक्टिविटी व्यवसायिक गतिविधि के दायरे में नहीं आती। वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर वेजेज है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेज है,
अगर किसी भी फैक्ट्री में मजदूरी के लिए कार्य करते हैं तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी में गुड्स का एक्सचेंज होना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज का और रेगुलर बेस होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलो एक्टिविटी डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, निम्न में कौन सी गतिविधि व्यापार का समर्थन नहीं करती, अर्थात कौन सी एक्टिविटी को व्यापार सही रूप में व्यापार नहीं माना जाता या व्यापार नहीं मानी जाएगी। माइनिंग, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। तो माइनिंग है वो एक एक्टिविटी ऐसी है जिसको सपोर्ट नहीं किया जाता ट्रेड के रूप में, क्योंकि माइनिंग है वो जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके लिए इफेक्टिव होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा इफेक्ट डालती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। विच ऑफ फॉलो फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा कार्य नहीं है या फंक्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और इंश्योरेंस। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंश्योरेंस मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को शामिल किया जाता है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, फिर स्टाफिंग किया जाता है, फिर डायरेक्टिंग किया जाता है और फिर कंट्रोलिंग किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन है। इनमें जो इंश्योरेंस है उसको शामिल नहीं किया जाता। निम्न में से कौन सी व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं है, अर्थात नोट का बिजनेस रिस्क। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए है उनमें से ऑल द अबव, अर्थात रोएट, दंगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, ये सारे हैं जो ऑप्शन वो हमारे जोखिम के कारण नहीं बनते। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट, आप प्रबंधक को कैसे परिभाषित करेंगे, अर्थात प्रबंध क्या है। A combination of both art and science, a art, science, neither art nor science। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मैनेजमेंट है वो आर्ट और साइंस दोनों ही है, अर्थात उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा ट्रांसफर और ए नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 66 है विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटीपी, जो वायर होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूटीपी वायर का पूरा नाम हमें गिवन है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज ए लोवेस्ट कॉस्ट केबल अवेलेबल फॉर सेटिंग अब स्मॉल नेटवर्क, अर्थात ये छोटे नेटवर्क स्थापित करने के लिए उपलब्ध कम लागत वाली केबल है। ये पतली अर्थात इसका व्यास 0.43 सेंटीमीटर और लचीली केबल है, इसलिए इसकी आसानी से स्थापना किया जा सकता है। यह एक खंड पर अर्थात 100 मीटर की लंबाई तक डेटा ले जा सकती है या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 67, which are the benefit of an XML फाइल, XML फाइल के कौन से फायदे हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इट कैन शेयर डाटा बिटवीन टू एंटायर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये दो पूरी तरह से अलग प्लेटफॉर्मों के भी डाटा साझा कर सकते हैं। इट कैन शेयर डाटा बिटवीन टू एंटायर सिमिलर प्लेटफॉर्म, ये दो पूरी तरह से समान प्लेटफॉर्म के भी डाटा साझा कर सकते हैं। बोथ ऑप्शन ए और बी, या इट कैन शेयर डाटा विद इन ए प्लेटफॉर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पूरी तरह से अलग प्लेटफॉर्म के बीच डाटा साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलो इज यूज्ड टू राइट HTML टैग्स,
HTML टैग को लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है या किन का उपयोग किया जाता है? इसका जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो सिंबल है या निशान है, इसका यूज किया जाता है HTML टैग लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू शुड नेवर बी एक्सेप्टेड? निम्नलिखित मूल्यों में से किन मूल्यों को कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? नील, नल, नॉट नल, नन ऑफ दी अबोव। तो इनका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नल, जो वैल्यूज है उनको कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 is concerned with decision making by individual economic agents such as a firm and consumer, अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों जैसे फर्म और उपभोक्ता द्वारा निर्णय लेने से संबंधित है। इनमें से मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो, इंपीरिकल इकोनॉमी, नन ऑफ दी अबोव। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक हो जाएगा, अर्थात इंडिविजुअल से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, जहाँ पे वो माइक्रो इकोनॉमी होती है, और जहाँ पे होल इकोनॉमिक की स्टडी की जाती है वो मैक्रो इकोनॉमी होती है। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास में हम जो कैटेगरी नंबर 11/2019 के जो कैटेगरी 14 थी उसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चन और करेंगे जो कि कॉमर्स रिलेटेड होंगे। ये आपकी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अगली जो परीक्षाएं होगी उनमें हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड सपोर्ट मी।